हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट प्लस मेथड के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम औसत भुगतान तिथि का मतलब समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग औसत भुगतान तिथि को दो भागों में बांटें तो एक आ जाता है पहला हमारा औसत और दूसरा आ जाता है भुगतान तिथि। यानी कि भुगतान तिथि हमारे पास कई सारी, यानी कि बहुत सारे ऐसे डेट है जिन पे हमें क्या करना है, विभिन्न राशियों का पेमेंट करना है। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि जिसे पेमेंट करना है वो ये सोचता है कि हमें इतनी तिथियां हैं जिन पर पेमेंट करना है, तो हो सकता है कि हम किसी तिथि पर पेमेंट करना भूल जाए, जिससे कि क्या होता है, उसका क्रेडिट खराब होगा। तो वो क्या करता है कि जो उसका लेनदार है उसकी सहमति से, यानी कि देनदार और लेनदार दोनों आपसी सहमति से कोई एक ऐसा डेट निकालते हैं जिस डेट पर जितनी भी राशियाँ उसको भुगतान करनी है उनका भुगतान वो एक साथ कर देता है। तो उसे ही हम लोग कहते हैं औसत भुगतान तिथि। यानी कि जो भुगतान तिथि कई सारी हमारे पास है उनका एक औसत निकाल के एक ऐसी तिथि निकालना जिन पर सारी राशियों का पेमेंट एक साथ किया जा सके। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, उसे एक 17 जनवरी को भुगतान करना है, दूसरा मान लीजिए 22 को करना है, फिर 25 फरवरी को करना है भुगतान, और फिर 29 मार्च को करना है और 1 अप्रैल को करना है। इस तरीके से मान लीजिए उसको 5 डेट ऐसे हैं जिन पर उसे भुगतान करना है। अब वो सोचता है कि हमें इन 5 डेट पर, मान लीजिए इस पर 300 करना है, इस पर 4000 का भुगतान करना है, 500, 1000, 2000, ठीक है, इन राशियों का उसे इसी तिथि पे भुगतान करना है। अब वो ये सोचता है कि इतनी राशियाँ भी हैं और इतने सारे अलग अलग डेट भी हैं, तो जब हमें भुगतान करना ही है तो क्यों ना हम कोई एक ऐसा डेट निकालें जिस पे हम इन सारी राशियों का एक साथ भुगतान कर दें। हम क्यों फालतू में अलग अलग डेट पे भुगतान करेंगे, क्या पता हमसे कोई किसी तिथि पे भुगतान होने से रह जाए तो हमारे क्रेडिट खराब होगा। तो वो क्या करता है कि ये जो 5 तिथियाँ हैं उनका कोई एक औसत निकालता है। ये औसत तिथि निकालने की एक विधि होती है, लेकिन अगर हम मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि इसका औसत जो आता है वो आता है 24 फरवरी, ठीक है, मान लेते हैं 24 फरवरी आता है। तो वो क्या करता है कि 24 फरवरी को वो जो ये पूरी राशियाँ, ठीक है, इनका जो जोड़ है, जो योग आएगा, इस पूरे योग को क्या करेगा, 24 फरवरी को अपना जो भी उसका लेनदार है उसको भुगतान कर देगा। तो इससे क्या है, लेनदार को भी एक साथ पैसा मिल गया और देनदार को भी उसका भी क्रेडिट खराब नहीं हुआ और उसको भी एक ही बार में पेमेंट करके खाली हो गया, ठीक है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं औसत भुगतान तिथि। यानी कि कई भुगतान तिथियों का एक औसत निकालकर उन भुगतान तिथियों की जो भी विभिन्न राशि हैं उनका भुगतान एक साथ कर देना, ठीक। और इस तिथि का जो प्रयोग है वो लेनदार और देनदार, ठीक है, क्रेडिटर और डेब्टर जो है वो दोनों आपसी सहमति से किसी भी दशा में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट करना है बहुत सारी तिथियों पे, तो उसमें यूज़ हो सकता है। कई बार होता है कि ढेर सारे बिल लिखे गए हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हम आपको पढ़ा चुके पहले ही, तो कई सारे बिल लिखे गए हैं, उनका भुगतान बहुत सारी विभिन्न तिथियों पर करना है, तो उनके लिए एक औसत तिथि निकाली जा सकती है। कई बार जो व्यवसायी है वो अपने व्यवसाय से ड्रॉइंग यानी कि आहरण कर लेता है, काफ़ी बार आहरण करता है, तो उसके लिए भी उसको वो सोचता है कि हमने इतनी बार आहरण किया तो उसका जो ब्याज है वो अगर एक औसत तिथि का निकालेगा तो ब्याज भी उसको निकालने में आसानी होगी, क्योंकि कई तिथियों पर अगर आहरण उसने किया तो हर तिथि के लिए अलग अलग ब्याज निकालना उसके लिए मुश्किल होगा। तो अगर वो एक औसत तिथि निकालेगा तो उस हिसाब से उसको ब्याज निकालने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे औसत भुगतान तिथि का प्रयोग किया जा सकता है। अब ठीक है, अब एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि जो औसत भुगतान तिथि होती है इसको जो निकालने का भी कई मेथड होते हैं, ठीक है। इसके टोटल 3 मेथड होते हैं, 1, 2 और 3 मेथड। 3 मेथड होते हैं, 3 विधियों के आधार पर औसत भुगतान तिथि निकाली जा सकती है और उसमें देनदार और लेनदार इन दोनों की आपसी सहमति से वो इन तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और विधि कोई खास विधि नहीं है। जैसे मान लीजिए सिंपल सा है, हम आपको समझा देते हैं कि जैसे ये जो पहली विधि, ठीक है, पहली विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी भुगतान तिथि, हमें औसत किसका निकालना है, भुगतान तिथि होगा, तो हम लोग भुगतान तिथि पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम लोग पहली विधि के अंतर्गत ध्यान देते हैं, तो हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन में ये भुगतान तिथि दी हुई है और ये राशियाँ दी हैं और बोला है कि हमें इनका औसत निकालना है पहली विधि के आधार पर, ठीक है। तो जब ये औसत हम लोग निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि हमें किसी एक डेट को, ठीक है, जो भी हमारे पास भुगतान तिथि है उसमें से किसी एक डेट को आधार यानी कि बेस मान के चलना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए अब वो कैसे मानते हैं और कैसे सवाल लगाया जाता है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हम आपको सिर्फ विधि बता रहे हैं। तो पहली विधि के आधार पे जब क्या होगा कि जो सबसे पहली तिथि होती है भुगतान की, उस तिथि को आधार माना जाता है, ठीक है। पहली विधि के अंतर्गत जो पहली भुगतान तिथि होती है इसको हम लोग क्या मानते हैं, बेस मान के चलते हैं, यानी कि आधार, और इसी तिथि के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, औसत भुगतान तिथि निकालते हैं। ये हमारी पहली विधि हो गई। सेम इसी तरीके से दूसरी विधि है। दूसरी विधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो सबसे लास्ट का होता है भुगतान तिथि, जैसे यहाँ पे 1 अप्रैल है, तो सबसे लास्ट वाली भुगतान तिथि को आधार मान के चलते हैं, यानी कि बेस मान के चलते हैं, और इसी के आधार पे हम लोग औसत भुगतान तिथि निकालते हैं। और लास्ट है जो हमारी तीसरी विधि, इसमें क्या होता है कि बीच की कोई भी विधि, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीच की कौन सी डेट है, वो है 25 फरवरी। तो इस 25 फरवरी को आधार यानी कि बेस मान के चलेंगे और इसके आधार पे हम अपने एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें आपको कोई खास चीज़ नहीं है, बस आपको कोई एक डेट को बेस मानना है। अगर पहली विधि अपना रहे हैं तो फर्स्ट डेट को बेस मानेंगे, दूसरी अपना रहे हैं तो लास्ट को, और तीसरी अपना रहे हैं तो कोई भी बीच का जो डेट होगा उसको। बस आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए फर्स्ट डेट को, यहाँ पे सेकंड में लास्ट, और थर्ड जो है इसमें कोई भी मीडियम यानी कि बीच का
कोई भी डेट हो आप इसे अपना सकते हैं और इसे आधार मान के आप अपना औसत जो है वो निकाल सकते हैं। एक लास्ट चीज़ जो और आपको समझने के लिए है यहाँ पे वो है कि एक फार्मूला होता है जिस फार्मूले के आधार पे हम जो है वो एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बेस डेट निकालना पड़ता है। ठीक है, बेस डेट हम लोग निकालेंगे, उसके बाद एक फार्मूला अपनाते हैं, उस फार्मूले के आधार पर हमारा एग्जैक्ट एवरेज ड्यू डेट निकलेगा और उस डेट पर हमें क्या करना होगा, पेमेंट सारी राशियों का करना होगा। अब वो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है सिंपल सा बेस डेट, ठीक है, प्लस बेस डेट मतलब इसमें से जो भी हमने विधि अपनाई, जो भी हमारा बेस डेट होगा उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। बेस डेट प्लस लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ डेज एंड अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे पहली, दूसरी और तीसरी तीनों ही विधि एक ही वीडियो में आपको समझाएंगे और आपको बहुत ही आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये बस आप फॉर्मूला अपना याद रखिएगा कि बेस रेट में हमें क्या ऐड करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ डेज एंड अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं। ये फॉर्मूला अपना करके हमारा एवरेज ड्यू डेट आता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें सिर्फ हमें आपको एवरेज ड्यू डेट का एक कॉन्सेप्ट समझाना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके एग्जांपल के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि बेस डेट और इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो चलिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।